नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। इस तरह से देखा जा रहा है, जेटेट और सीटेट जेटेट का तो डेट नहीं आया है, लगभग नवंबर तक होने की संभावना है, लेकिन जेट 5 सितंबर को होने वाला है। तो आप लोग टाइम पाइए नहीं, एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहिए, ताकि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाए, तो अच्छा रहेगा। तो हमने जैसे कि पिछले क्लास में बताया था किन पियाजे की थ्योरी में बताया था, उन्होंने 4 अवस्थाओं में अपनी थ्योरी दिया था। पहला था संवेदीकामक अवस्था, दूसरा था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और तीसरा था मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, चौथा था औपचारिक अवस्था। 4 अवस्थाओं को उन्होंने बड़ी अच्छे से बताया, तो हमने भी उसको अच्छे से आपके पास एक्सप्लेन किया रखें। और उसके बाद हमने उसका एमसीक्यू भी आपके पास रखा, आपके समझ में रखा, दिखाया, बनाए, बताएँ। सारे एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट लगे, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए क्लास आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा है टॉपिक कोहलबर्ग नैतिक विकास के। तो कोहलबर्ग ने जीन पियाजे से ही इंस्पायर होके अपना थ्योरी दिया था, जो कि उसके नैतिक विकास में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं कोहलबर्ग के जीवन परिचय की ओर। कोहलबर्ग ने किस प्रकार अपने जीवन में थ्योरी को डेवलप किया और दिया था। आइए देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो है, इसका पूरा नाम क्या है? लॉरेंस कोहलबर्ग। इसका जन्म क्या हुआ? 25 अक्टूबर 1927 को। जिसका जन्म कब हुआ है? 25 अक्टूबर 1927 को हुआ है। लॉरेंस कोहलबर्ग का जन्म कब हुआ है? 25 अक्टूबर 1927 को हुआ है, न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क के अमेरिका में हुआ है, 25 अक्टूबर 1927 ईस्वी में हुआ है। और इसकी मृत्यु 19 जनवरी 1987 में हुआ है। इसका मृत्यु 19 जनवरी 1987 में हुआ है। उन्होंने शिक्षा प्राप्त कहाँ की? उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से प्राप्त किया। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से प्राप्त किया है। और उन्होंने योगदान क्या दिया? उन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत पे अपना योगदान दिया है, जो कि 3 स्तरों में है। और उसको 3 स्तरों को डिवाइड किया गया है, तो 6 अवस्थाएँ बाँटा गया है, प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएँ हैं। पहला में 2, फिर दूसरा में 2, फिर तीसरा में 2, कुल 6 अवस्थाएँ उसमें बाँटे गए हैं। तो आइए इसके परिचय के बारे में जानते हैं। जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा विकसित यह सिद्धांत क्या समझने का प्रयास करता है? लॉरेंस कोहलबर्ग को सिद्धांत या समझने का प्रयास करता है कि लोग कैसे नैतिक तर्क और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करते हैं। कोहलबर्ग ने बताता है, आदमी के पास जब कोई समस्या आता है, उसको किस प्रकार वो सॉल्व करते हैं। नैतिक दुविधा में जब कोई पड़ता है, आप भी पड़ते हैं, तो उसको किस प्रकार सॉल्व करते हैं। तो वही कोहलबर्ग द्वारा बताया गया है। जब कोई व्यक्ति के पास जब कोई व्यक्ति के पास नैतिक तर्क यानी नैतिक दुविधा आता है, वो निर्णय लेने में किस प्रकार क्षमता को विकसित करता है, यानी कि किस प्रकार उस समस्या को समाधान करने में अपनी दिमाग को चलाता है। और उन्होंने यह थ्योरी जीन पियाजे के सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है, अधिक विस्तृत लेकिन कोहलबर्ग ने इसे अधिक विस्तृत करके इसको 6 अवस्थाओं में बाँटा है। तो सबसे पहले ये अवस्था में चलने से पहले आपको बताते हैं कि कोहलबर्ग ने ये थ्योरी जो है, किसी से इंस्पायर होके लिया था। यानी कि देखा कि हिंज नाम का एक व्यक्ति था, कि वो उसकी पत्नी बीमार हो गई थी और बीमारी का नाम था कैंसर। उसकी बीम उसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थी। तो डॉक्टर ने उसे बोला, एक दवा है जो कि आपको मेडिकल शॉप में मिलेगा और थोड़ा किफ़ायती दवा, यानी कि कीमती, ज़्यादा दाम वाला या महँगा दवा है। तो जब हिंज गया मेडिकल शॉप दवा लेने के लिए,
तो उन्होंने देखा कि दवा का रेट बहुत ही हाई है, जबकि उसके पास उतना पैसा नहीं है। वो दुकानदार से विनती किया, पूरा किया, तो दुकानदार ने उसको मना कर दिया कि नहीं, नहीं। तो अब हिंज के पास समस्या आ गया है, वाइफ़ को भी बचाना है और दवा के लिए पैसा भी नहीं है, तो करे क्या? तो फिर उन्होंने दिमाग में बहुत सोचा, रात भर सोचा, तो उसके मन में ख़्याल आया, कि हम दवा चोरी कर लेते हैं। और उन्होंने दवा को रात में जब दुकान बंद होने के बाद दवा को चोरी कर लिया। चोरी करके ला के अपने वाइफ़ को जान बचाया। तो यहाँ पे गोलबर्ग ने पूछा, क्या हिंज ने सही किया या दवा दुकान वाला सही? इसी प्रकार उसको नैतिक दुविधाएँ आते गए। इसी थ्योरी को इसी को देखते हुए इन पियाजे ने अपनी इन अवस्थाओं को बताया गया है। आइए हम इसकी अवस्थाओं को देखते हैं, कौन-कौन से अवस्थाएँ हैं। पहला अवस्था है मुख्य स्तर में क्या है प्री कन्वेंशनल स्टेज। उन्होंने 3 स्तर बाँटा था जिसमें 6 चरण है। पहला क्या है प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी कि पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर। इसमें क्या है यह अवस्था इसमें देखा जाता है आमतौर पे 4 से 10 वर्ष तक। यह अवस्था आमतौर पे 4 से 10 वर्ष तक देखा जाता है। किसी में ज़्यादा एज होगा, इसमें 4 से 10 वर्ष तक देखा जा जाता है। और यह नैतिक बाहरी कारकों पर टिकी या नैतिक के बाहरी कारकों पे टिकी हुई है। तो आइए इसके पहला अवस्था क्या है देखते हैं। पहला का पहला अवस्था पनिशमेंट और ओबीडियंस यानी कि दंड और आज्ञा का पालन करना। यह अवस्था क्या है? दंड और आज्ञा का पालन करना। तो इसमें दंड और आज्ञा का पालन किस प्रकार? आने की हम यदि हिंज दवा चोरी करेगा, तो उसको पुलिस दंड दे कि नहीं? यदि नहीं चोरी करेगा तो उसका क्या बोलते हैं, दंड नहीं मिलेगा। तो वही प्रकार वही होता है, जब बालक अपने माता-पिता का आज्ञा का उल्लंघन करता है। जब कोई भी बालक कहीं जाता है बाहर घूमने के लिए और जैसे कोई बालक मार्केट गया अपने माता-पिता के साथ या तो कहीं मेला घूमने गया माता-पिता के साथ और वो पूरा ज़िद करने लगा कि हमको ये लेना ही लेना है। इधर से मारा तमाचा, ज़ोर से उसके मारा। क्या हुआ? आज्ञा का पालन कर रहा है? तुरंत चुप हो गया बच्चा और कुछ नहीं बोलने लगा। वही वो दंड मिला, तब ना आज्ञा का पालन कर रहा है। वही होता है कि यदि वो अच्छा काम करता तो उसको दंड नहीं मिलता, यदि वो रोता नहीं तो उसको दंड नहीं मिलता। तो यही होता है कि जब बालक आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है तथा आज्ञा का पालन करता है। यदि वो अच्छा से रहता है तो उसको प्रशंसा करता है, हाँ, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कार्य करता है। उसका प्रशंसा भी होता है। वही दोनों पक्ष इसमें देखा जाता है। यदि आप गलत कीजिएगा तो आपको मार मिलेगा, दंड मिलेगा और आज्ञा का पालन नहीं कीजिएगा तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। चाहे कोई भी आप भी हो तो आपको भी दंड मिलेगा। ये होता है उसमें। अब नेक्स्ट आ जाइए स्वार्थ और लाभ की यानी स्वार्थ और लाभ यानी अहंकार की अवस्था। इस अवस्था में इसमें बच्चा अपना लाभ देख इस अवस्था में क्या होता है बच्चा अपना लाभ देखता है। अपना लाभ किस प्रकार देखेगा? जैसे बच्चा कोई कार्य कर रहा है या तो बच्चा के पास साइकिल है, नया-नया साइकिल है, वो अपने दोस्त को चलाने देता है। अपने दोस्त को हम चला कल ये हमको खिलाएगा, कल ये हमको कुरकुरे खिलाएगा या तो कल ये हमको घुमाएगा। ये वो अपना लाभ देखता है। या तो बच्चा के पास देखते हैं छोटा-छोटा जब बच्चा रहता है 4 से 10 साल का बच्चा, तो अपना मम्मी-पापा से ज़िद करके क्रिकेट बैट लेता है खेलने के लिए। तो दोस्त लोग माँगता है तो उसके दिमाग में थोड़ा-थोड़ा ख़्याल आता है, नहीं, नहीं देंगे टूट जाएगा। लेकिन फिर एक ख़्याल और भी आता है कि नहीं देंगे ना, कि हम गेम खेलने देगा, या तो हमको खिलाएगा या तो अपने साथ घुमाएगा। ये होता है अब उसको अपना लाभ दिखता है कि हमको किस प्रकार का फ़ायदा मिलेगा। वो इसमें उसको देखता है कि हाँ, यदि हमको फ़ायदा मिल रहा है तो हम उसको कार्य करेंगे। जो फ़ायदा नहीं मिलेगा तो कार्य नहीं करेंगे। या तो छोटा बच्चा देखते हैं, यदि आप उसको दुकान भेजिएगा सामान लाने के लिए, सिर्फ़ सामान लाने के लिए दीजिएगा, तो कभी नहीं जाएगा। ये बोलेगा नहीं ₹5 का आप खा लीजिए, दौड़ा हुआ जाएगा, क्योंकि उसमें उस बच्चा का लाभ हो रहा है। तो इसमें देखा जाता है स्वार्थ और लाभ की भावना होता है। इसमें अहंकार यानी अपने आप में अहंकार कि हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अहंकार की भावना भी इसमें होता है। ये होता है अपने फ़ायदे के लिए कार्य करना या तो अपना लाभ देखना या तो अपना अहंकार, ईगो अपने आप रखना कि नहीं तो नहीं करेंगे, या कुछ कीजिए जब तक हमको पैसा नहीं दीजिएगा तब तक हम कार्य नहीं करेंगे। ये होता है इसमें अहंकार की भावना। अब आ जाइए
पारंपरिक स्तर, इसको बोलते हैं कन्वेंशनल। यह अवस्था लगभग 10 से 13 वर्ष की आयु तक होता है और इसमें सामाजिक नियमों के दूसरों की अपेक्षाओं यानी कि दूसरे व्यक्ति की अपेक्षाओं का भी किया जाता है। तो सामाजिक इसमें क्या आता है, पहला है कि अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। तो अच्छा बॉय अच्छा लड़की किस प्रकार से बनिएगा? आप भी स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि टीचर की नज़र में अच्छा बनने के लिए कुछ भी कार्य कर देते हैं। टीचर का सेवा करना, टीचर के लिए खाना लेना, टीचर का होमवर्क बना के तुरंत देना या टीचर को किस प्रकार हम खुश करें वो देखना। ये होता है कि प्रशंसा पाने के लिए कि सर हमको अच्छा लड़का कहे। गाँव में भी देखिएगा बहुत सारा बालक ऐसे होते हैं कि अपने आप को अच्छा मानने के लिए अच्छा कार्य करेंगे कि नहीं हमको गलत नहीं मानेगा, सिर्फ़ दिखावा के लिए करते हैं। वही करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे। तो ये होता है कि इसमें बच्चा प्रशंसा पाने के लिए दूसरों का नकल करता है कि हम किस प्रकार करें कि हमको सर लोग अच्छा माने या तो किस प्रकार करें कि हमको घर वाला अच्छा माने, समाज अच्छा माने। तो वही होता है कि दूसरों का नकल करना। चौथा अवस्था में आता है कानून और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून और व्यवस्था का फ़ॉलो करना। कानून व्यवस्था का फ़ॉलो किस प्रकार होता है? नियम कानून का पालन करना, नियमों को मानना ज़रूरी। जिस प्रकार हिंज दवा चोरी करने जाता है, तो उसमें कानून का तो उल्लंघन किया। उसको कानून का फ़ॉलो करना वहाँ, तो दिमाग में ख़्याल आया कि नहीं हम चोरी करेंगे, तो हमें जेल होगा, चोरी करना पाप है। ये उसके दिमाग में ख़्याल आ गया। इसमें क्या आता है नियमों को मानना। जब बच्चा नियम और फ़ायदे कायदे कानून मानता है, तो उसे समाज एक अच्छे नज़रिए से देखता है या तो जिसको बोलते हैं यदि कोई बच्चा जा रहा है साइकिल चला के यानी कोई व्यक्ति जा रहा है, साइकिल चला के जा रहा है या तो गाड़ी से जा रहा है, ट्रैफ़िक में गया, ट्रैफ़िक के पास गया तो वहाँ देखा अचानक रेड बत्ती हो गया, तो तुरंत वहीं खड़ा हो गया। ये हो गया कानून का आज्ञा का पालन करना और बहुत कोई ऐसा होता है कि रेड बत्ती है चलना कुछ नहीं होगा, तो निकल जाता है। वो होता है कानून का उल्लंघन करना, वैसे व्यक्ति को दंडित किया जाता है। तो ये होता है कि इसमें क्या बताया गया कि कानून और नियम को व्यवस्था को पालन करना। इसमें बच्चा लाल बत्ती देख के रुक जाना या कोई समाज के कोई नियम को अनुसार चलना, ये होता है कानून के नियमों का पालन करना। अब अगला अवस्था आइए, थर्ड स्टेज उत्तर पारंपरिक स्तर, इसको बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में क्या है, यह अवस्था 13 से ऊपर एज की अवस्था होती है, जिसको बोलते हैं किशोरावस्था की अवस्था बोलते हैं। तो इस अवस्था में यह 13 से ऊपर की अवस्था होती है और यह नैतिक व्यक्तियों के अपने स्वयं सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह अवस्था अपने स्वयं सिद्धांतों पे आधारित होता है। जैसे पहला आता है सामाजिक अनुबंध। सामाजिक अनुबंध में क्या आता है? व्यक्ति समझता है कि कानून समाज के भले के लिए बना है। इसमें होता है कि कोई भी व्यक्ति समझता है कि कोई भी नियम बना है समाज में, वो हमारे भले के लिए बना है या तो कोई भी कानून बना है, वो हमारे भले के लिए बना है। उसका हम फ़ॉलो करेंगे। वही बना जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, वहाँ रूल रेगुलेशन बना है कि इतना बजे आपको आना है। कॉलेज जा रहे हैं इसका इतना बजे आना है। आप पढ़ाने जा रहे हैं तो आपको हाँ, इतना बजे आपको छुट्टी होगा या तो इतना बजे आपको एनी हाउ प्रेज़ेंट होना है। वो आपके कानून, आपके नियम वो आपके लिए बना है। तो समाज के लिए बना है क्या? सबके लिए बना है। नहीं ना कि आपको 9 बजे आना है, अगला टीचर को 7 बजे आना है। नहीं, वैसा नहीं होता है। सबको एक टाइम मानना है, यानी कि वो समाज के लिए बना है। अगर कोई कानून गलत है, यदि कोई कानून गलत है, उसे आप बदलना चाहिए, उसे बदलना चाहिए। यदि कोई कानून गलत बनाया है और समाज के हित में नहीं है, तो उसे आप बदल सकते हैं या तो उसे बदलना चाहिए। ये आता है इसका 5वाँ अवस्था में, यानी सामाजिक अनुबंध में। जैसे किसी अन्यायपूर्ण कानून को बदलने की माँग करना, जे किसी के साथ अन्याय हो रहा है या तो किसी उस समाज के हित में नहीं जा रहा है, तो उस कानून को बदलने की माँग करना या तो उस कानून को बदलने की प्रयास करना, ये आता है इसके 5वीं अवस्था में। अब इसका अगला अवस्था है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तरह का छठा पॉइंट सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत किस प्रकार होगा? इसमें बच्चा परोपकार की भावना जगता है। इसमें बच्चा क्या होता है? परोपकार की भावनाएँ जगता है। इस प्रकार परोपकार हो। किस प्रकार हमें अच्छा मतलब कि अपने दोस्त को हम हेल्प करें। किस प्रकार हम अपने घर वालों की मदद करें। या तो मतलब इसमें होता है कि दूसरे व्यक्ति को मदद करना, अपना नहीं। दूसरे किशोरावस्था में क्या दोस्तों के प्रति चलता है, इसमें दूसरे व्यक्ति को मदद करना। अपने दोस्त को, पाठी को, घर वाला को या तो समाज में कोई सामाजिक कार्य करना, समाज के हित में कार्य करना।
ये आता है आपका छठा अवस्था माने परोपकार की भावना, लोकतांत्रिक कार्य करना या किसी लोग कोई किसी का मदद की ज़रूरत है, उसको मदद करना। ये उसकी अवस्था में है। तो जो जि कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएँ बताए थे, 3 अवस्थाएँ बताए 3 स्तर बताए थे, उसमें 6 अवस्थाएँ थे। जो फर्स्ट था दंड और आज्ञा का पालन करना, दूसरा था क्या अपने लाभ के प्रति ध्यान देना, तीसरा था अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, चौथा था कानून अनुबंध, पाँचवाँ था सामाजिक अनुबंध, छठा था सार्वभौमिक सार्वभौमिक नीति का जागृत करना, ये आता है। तो ये जब कोहलबर्ग ने ये किया, तो उसके मन में ख़्याल आया, उसके मन में नहीं, उसके कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दिया, तो उसका एक आलोचना हुआ। उसी के रिसर्चर थे, उन्होंने आलोचना किया, रिसर्चर थे आलोचना किया, कोहलबर्ग ने ये थ्योरी दिया है, इसमें कुछ त्रुटियाँ हैं। आप भी कोई कार्य करते हैं, तो आलोचना होता है। बिना आलोचना का कार्य पूरा होता ही नहीं होता। चाहे कुछ भी कार्य कीजिए, आप स्कूल में कार्य कीजिए, समाज में कार्य कीजिए, घर में कार्य कीजिए, आलोचना होना ही होना है। क्या कि देखते हैं बिना आलोचना का आदमी जैसे कितना अच्छा कर रहे हैं, कितनों सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ न कुछ किसी के नज़र में आलोचना होगा ही होगा। तो कोहलबर्ग ने इसे थ्योरी दिया, तो उसका थ्योरी का आलोचना हुआ और आलोचना क्या है और कौन किया, इसके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। आलोचना हुआ, आलोचना कौन किया था? कैरोल गिल्किन। कैरोल गिल्किन एक थे जिन्होंने आलोचना किया। अब आलोचना किस प्रकार था? आलोचना यह था, सिद्धांत की आलोचना की ओर कहा गया कि यह लैंगिक रूप से पक्षपाती है। इसमें महिलाओं को देखभाल की भावना की उपेक्षा की गई। उन्होंने यह बोला कि कोहलबर्ग जी ने जो थ्योरी दिए हैं, जो सिद्धांत, उसमें यह देखा गया है कि इसमें पुरुषों को बढ़ावा दिया गया है, जबकि महिलाओं को बढ़ावा नहीं दिया गया। इसमें पुरुष को प्रधान बोला मतलब कि सब चीज़ें पुरुष को आगे रखा गया है, महिलाओं को नहीं रखा गया है। जेंडर पक्षपात हो रहा है, यानी कि लैंगिक विभिन्नता हो रहा है। तो वही बताया कि इसमें महिलाओं की उपेक्षा की गई, जबकि पुरुषों के पक्षपात में बात किया गया है। यही उसको आलोचना किया गया, जबकि ये आपका क्वेश्चन टेट में या जेटेट में देखने को मिलेगा या तो फिर प्रीवियस ईयर जब आप चेक कराइएगा, तो आप कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा कि कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना किसने की थी? आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, उसमें आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहीं हम अपना चैप्टर का लास्ट करते हैं। आगे हम इसके और भी थ्योरी लाएँगे चाइल्ड डेवलपमेंट का, उसमें आप बताएँगे जैसे वायतोस्की हो गया या तो फिर बुद्धि, बुद्धि से लक्षण, ये सब हम आपको आगे बताएँगे। इसी प्रकार आप लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि हम आपको जेटेट और सीटेट आसानी से क्लियर करवा सकें यानी पास हो सकें। क्लास में जुड़ने के लिए धन्य